हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या ट्रेड पॉलिसीज़ ली जाती हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। यूपीएससी इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो ट्रेड पॉलिसीज़ या ट्रेड पॉलिसी रेफर्स to the set of laws, regulations and strategies adopted by a government to control and regulate international trade. इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए, अपनी मुट्ठी में रखने के लिए जो भी सरकार लॉज, रेगुलेशंस या स्ट्रेटजीज बनाती है उसे ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स पॉलिसीज रिलेटेड टू इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, टैरिफ्स, कोटाज, सब्सिडीज, एक्सचेंज रेट्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज आ जाती हैं? इंपोर्ट्स के रिलेटेड, एक्सपोर्ट्स जो कंट्री करते हैं उसके रिलेटेड, कितना टैरिफ लगाना है, कितना कोटा सेट करना है कि कितना इंपोर्ट हो सकता है या एक्सपोर्ट हो सकता है, कोटा सिस्टम भी होता है। सब्सिडीज़ किस किस बिजनेसेस में देनी है, एक्सचेंज रेट को किस तरीके से कंट्रोल करना है और ट्रेड एग्रीमेंट्स किन किन कंट्री के साथ करने हैं, ये सारा कुछ ट्रेड पॉलिसीज़ में आ जाता है। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड पॉलिसी plays a crucial role in shaping economic growth, industrialization, employment, पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकॉनमी। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो ट्रेड पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी ही बताएगी कि वो कंट्री कितनी तेज़ी से तरक्की करेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा होगा उस कंट्री में, जॉब्स किस तरीके से क्रिएट होंगी और गरीबी उस कंट्री की किस तरीके से कम होती है और किस तरीके से वो कंट्री ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर पाती है। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन फेस स्पेशल चैलेंजेस सच एज लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, dependence on primary commodities, balance of payment problems, unemployment, poverty एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी डेवलप नहीं हैं, उनको कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिस तरीके से उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उनका, वो प्राइमरी कमोडिटीज़ के ऊपर या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर उनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी तो होती है और टेक्नोलॉजी भी बैकवर्ड होती है, उनको बाहर से मंगवानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। देयरफॉर देयर ट्रेड पॉलिसीज़ आर यूजुअली डिज़ाइंड नॉट ओनली टू प्रमोट ट्रेड बट ऑल्सो टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं वो इस हिसाब से होती हैं कि सिर्फ जो है ट्रेड को प्रमोट करने पे फोकस नहीं किया जाता, उस कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाता है। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेड पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स या मकसद क्या होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ आर, नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री जब अपनी ट्रेड पॉलिसी बना रहा है तो उसका मेन मकसद ये होगा कि उसके देश की तरक्की हो। सिंपल सी बात है। ट्रेड इज़ यूज्ड एज अ टूल टू एक्सेलरेट the economic growth by expanding markets for domestic products and earning foreign exchange। तो वो ट्रेड को एक औजार या इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी तरक्की हो, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़े, और ग्रोथ रेट को बढ़ाने का तरीका उनके पास यही है कि वो अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बेचें और बाहर से फॉरेन करेंसी कमाएं, ठीक है, और अपनी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट्स हो रहे हैं उनको कम करें। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रेड पॉलिसी सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन्फेंट इंडस्ट्रीज, बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ट्रेड पॉलिसीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ इस हिसाब से बनाती है कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो जो एमएनसीज़ बाहर से आ रही हैं वो कंपटीशन में उनकी बैंड ना बजा दें। तो लोकल इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दी जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और भी कई तरीके हैं जिससे प्रोटेक्शन की जाती है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकॉनमी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ डिपेंड हैविली ऑन फ्यू प्राइमरी कमोडिटीज़। मैंने आपको बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी प्राइमरी सेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्राइमरी कमोडिटीज़ पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रेड पॉलिसी एम्स टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स टूवर्ड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड वैल्यू एडेड गुड्स। तो एक अच्छी ट्रेड पॉलिसी इसको डाइवर्सिफाई करती है और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स नहीं, और भी जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट करके इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है ताकि सोल डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी गुड्स कम से कम हो। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो हर जगह आता ही है कि ट्रेड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जॉब्स क्रिएट हो। बाय प्रमोटिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स, ट्रेड पॉलिसी हेल्प्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करनी है थ्रू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ या फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। ट्रेड पॉलिसी हेल्प्स टू कंट्रोल इम्पोर्ट्स एंड प्रमोट
द एक्सपोर्ट्स टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स। ट्रेड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें नुकसान हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, वो कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ रिलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ्टन aim to reduce excessive dependence on developed कंट्रीज़ बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमें अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और डिपेंडेंस ऑन डेवलप कंट्रीज़ कम से कम हो। क्योंकि अगर डेवलप कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस हुई, जैसे अमेरिका पे, चाइना पे डिपेंडेंस रहती है, तो वो फिर ब्लैकमेल भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ ट्रेड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो ट्रेड होता है उसका करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं उसकी। ट्रेड पैटर्न्स इन डेवलपिंग कंट्रीज जनरली शो द फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला, हैवी डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, सच एज एग्रीकल्चरल गुड्स, मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल। ये सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन फीचर है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, कि वो सारे के सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती कि उन्हीं प्रोडक्ट्स का कुछ किया जा सके और फर्दर सामान बनाया जा सके। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। तो बाहर से इंपोर्ट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स जो मशीनें वगैरह इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। थर्ड, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़। प्राइमरी कमोडिटीज़ की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमेशा ख़राब रहेंगी। और होगा क्या, जो वो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमेशा कम होगा, और जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा। सिंपल वर्ड्स में, जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी और इंपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा 100 से कम आएंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सेस to international markets because of tariffs and non-tariff barriers imposed by developed countries. Developed countries जो कि free trade को बढ़ावा देती हैं, मगर जब उनके कंट्री में हमारा सामान जाता है तो वो टैरिफ्स लगा देती हैं या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देती हैं, जिसकी वजह से हमारा माल उन कंट्रीज़ में बिक नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ यूज़ वेरियस टूल्स टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। नंबर 1, टैरिफ्स का इस्तेमाल करती है ताकि जो ट्रेड है उसको रेगुलेट किया जा सके। टैरिफ्स आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स पे सरकारें जो भी टैक्स लगाती हैं उनको हम टैरिफ्स कहते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगाया जाता है ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए और लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स ही खरीदें। रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता है और इससे इंपोर्ट्स कम होते हैं, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कोटाज रेस्ट्रिक्ट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। सरकार कोटा डिक्लेयर कर देती है कि इसका इतना ही कोटा है, मतलब इतनी क्वांटिटी बाहर से आ सकती है। दे प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन, कि बाहर से इतना ज़्यादा माल ना छोड़ दें चाइना की तरह कि भाई हमारा लोकल माल बिकना ही बंद हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायर्स ट्रेडर्स टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर इंपोर्टिंग सर्टेन गुड्स। सर्टेन गुड्स को इंपोर्ट करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और सरकार परमिशन हर एक को देगी नहीं, तो परमिशन को इतनी डिले कर देगी। इसकी वजह से भी सरकार जो है इनडायरेक्टली जो इंपोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। दीज इंक्लूड्स एक्सपोर्ट सब्सिडीज, tax concessions, duty drawbacks and export processing zones to एनकरेज एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सकती है, एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दे सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है, ड्यूटी जो भी उन्होंने पे की है उनको वापस कर सकती है। तो ऐसे कई हथकंडे अपना सकती है जिससे एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ एनकरेज होंगी। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। एन अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट पॉलिसी कैन मेक एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव, दस प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। तो एक ऐसी एक्सचेंज रेट पॉलिसी बनाती है सरकार, अपनी करेंसी को या डीवैल्यू करती है, कुछ ना कुछ करती है, जिससे उन कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसमें क्या है, दीज इंक्लूड्स टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड सेट कर दे कि इस स्टैंडर्ड वाली चीज़ें आएंगी, बाकी नहीं आएंगी, तो उससे आधी चीज़ें तो बाहर हो जाएंगी। क्वालिटी कंट्रोल्स अच्छा कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रेड, ऐसे टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बना देते हैं जिससे कि इंपोर्ट करना बाहर से सामान काफ़ी
प्रॉब्लमेटिक या काफ़ी ज़्यादा झमेले वाला काम हो जाता है, इसलिए इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। अब आ जाता है एक और पॉलिसी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनाती है, मैंने ऊपर भी बताया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो वो चीज़ है कि वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स विद इन द कंट्री बनाएं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? Import substitution industrialization is a strategy in which developing countries aim to replace imported goods with the domestically produced goods। जो भी imported goods है वैसे के वैसे domestically produced goods बनाने शुरू कर दो ताकि बाहर से मंगवाना ही ना पड़े सामान। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, सेव फॉरेन एक्सचेंज, इससे फॉरेन करेंसी भी बचेगी, प्रोमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी क्योंकि सामान लोकली प्रोड्यूस हो रहा है। अब मेथड्स क्या हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के? सबसे पहला, हाई टैरिफ्स एंड कोटाज ऑन इंपोर्ट्स के ऊपर कोटाज लगा दो या टैरिफ्स लगा दो। गवर्नमेंट सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सरकार सपोर्ट करे। रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट, जो कंज्यूमर गुड्स के इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो ताकि लोकल गुड्स ही लोग कंज्यूम करना शुरू कर दें। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं? बहुत आसान है। डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होंगी विद इन द कंट्री। इससे रिडक्शन इन इम्पोर्ट डिपेंडेंस, हमारी जो इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम होगी। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक लेवल पे विद इन द कंट्री है वो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। बट इसके डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला, इनएफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो इनएफिशिएंसी फैल जाएगी और इनएफिशिएंसी से प्राइसेस बढ़ेंगे और कंज्यूमर्स को ही नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल 1991 से पहले आपको याद है कि इंडिया में सिर्फ एम्बेसडर कार होती थी और फिएट होती थी। अब वो इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गई थी कि उनकी जैसी 1991 में हमने बाहर से कंपनियां खोल दी तो उन दोनों की बैंड बज गई। HMT की घड़ियां होती थी उसकी भी बैंड बज गई। ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी जब इनएफिशिएंसी होगी। बर्डन ऑन कंज्यूमर्स ड्यू टू हाई प्राइस, तो हाई प्राइस रहेगा, इनएफिशिएंट होंगी तो सारा का सारा बर्डन तो कंज्यूमर्स के ऊपर ही आएगा। लिमिटेड एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी लिमिटेड रहेगी। अब आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट प्रमोशन फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स to earn foreign exchange and integrate the economy with global markets। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी कहती है कि अपने कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, ऐसी स्ट्रेटजीज़ लेके आओ जिससे हम बाहर ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचें और बाहर से फॉरेन करेंसी अर्न करें और अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ मिला लें। मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए? रिडक्शन इन एक्सपोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट पे जो भी टैक्सेस लगते हैं उसको कम करो या ख़त्म ही कर दो। एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स दिए जाएं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो ताकि एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड मार्केट एक्सेस, उनको ट्रेड बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट किया जाए और मार्केट एक्सेस दी जाए ताकि वो और अच्छे से वो गुड्स बना सके जो एक्सपोर्ट होंगे। एडवांटेजेस क्या होती हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन की? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, के हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं और बाहर भेजते हैं सामान। अब बाहर वर्ल्ड मार्केट में तो कंपटीशन है ना, कंपटीशन को अच्छे से झेलने के लिए हमें और ज़्यादा सस्ते में माल बनाना पड़ेगा जिससे एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। इससे इकॉनमीज़ ऑफ स्केल आता है क्योंकि बल्क में सामान बनाया जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, बाहर से डॉलर्स आते हैं। एक्सपोजर टू इंटरनेशनल कंपटीशन, जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन है उसका एक्सपोजर मिलता है और ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, R&D करती हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल डिमांड, अगर एक्सटर्नल डिमांड होगी तभी हमारा सामान बिकेगा ना, वरना तो नहीं बिकेगा। वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं वो लगातार आती रहती हैं और उन फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे एक्सपोर्ट का बैंड बच जाता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं बम फेंकता रहता है, कहीं ना कहीं पंगे करता रहता है, उसकी वजह से जो हमारे कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उन कंट्रीज़ में डिमांड ही नहीं होएगी तो फिर हमारा माल कहाँ बिकेगा। अब एक और पॉलिसी आ जाती है ट्रेड लिबरलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेड की लिबरलाइजेशन हो रही है लगातार, ग्लोबलाइजेशन भी फैल रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये किस किस तरीके से होता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिडक्शन इन टैरिफ्स, के टैरिफ्स को लगातार कम करने को कहा जा रहा है, WTO कहता है। कोटास को ख़त्म करने को कहा जाता है एंड अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस टू प्रमोट फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहती है कि अपने टैरिफ को ख़त्म करो, कोटास ख़त्म करो और अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो तुमने लगाई हुई हैं वो ख़त्म करो। डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहते हैं ख़त्म करो और जो डेवलप कंट्रीज़ है उनको वो कह नहीं सकती, उनको वो कहती ही नहीं है बिल्कुल भी कि ख़त्म करो, तो ये तो पार्शियल बिहेवियर टाइप माना जाएगा। रीजंस फॉर लिबरलाइजेशन, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे कंपटीशन बढ़ता है,
ठीक है, और अट्रैक्ट करता है ये फॉरेन कैपिटल को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेजमेंट मिलती है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट विद द ग्लोबल इकॉनमी, हमारी इकॉनमी ग्लोबल इकॉनमी के साथ मिलती है। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स तो यही दोबारा बोलेंगे कि कंज्यूमर को सस्ते में सामान मिल जाता है और क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे हो जाते हैं और इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। बट नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं लिबरलाइजेशन के? क्लोजर ऑफ इनएफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ इनएफिशिएंट थी और उनको रिवाइव किया जा सकता था, उनका बैंड बज जाता है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फेस नहीं कर पाती। जॉब लॉसेस इन द शॉर्ट रन में तो जॉब लॉसेस होंगे जब लोकल लेवल पे कंपनीज बंद होंगी। इससे इंक्रीज्ड इंपोर्ट डिपेंडेंस, हमारी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है, ठीक है। और भी कई इसके डिमेरिट्स हैं, वो मैंने जो लिबरलाइजेशन का अलग से टॉपिक बनाया है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि लिबरलाइजेशन के अंदर इंडिया ने क्या क्या किया, लिबरलाइजेशन के मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ तो मैंने शॉर्ट में बताना था ना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के और भी कई टॉपिक्स हैं। फिर आ जाता है रोल ऑफ WTO एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, यहाँ पर मैं उसका थोड़ा सा पार्ट ही डिस्कस करूँगा। WTO प्रोवाइड्स framework for international trade rules and dispute settlement। तो WTO हमें रूल्स रेगुलेशंस बताती है कि ट्रेड किस तरीके से होना चाहिए। फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो है WTO आगे से आगे नए नए रूल्स रेगुलेशंस लाती रहती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ रिसीव स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग लॉन्गर टाइम पीरियड टू इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कहा है कि ये जो तुम एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करो, फ्री ट्रेड को इम्प्लीमेंट करो, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम दिया गया है। टेक्निकल हेल्प देता है WTO और प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस देता है कि किन किन कंट्रीज़ में तुमने सामान जाके बेचना है। पर देखा जाए तो WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अमेरिका इनकी फंडिंग करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अमेरिका का ही इन्फ्लुएंस रहता है। जितने भी मेंबर्स हैं उनको अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीद के वोटिंग अपनी फेवर में कर लेता है। रीजनल एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एग्रीमेंट्स सच एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTA जिसको कहा जाता है, कस्टम यूनियंस में पार्टिसिपेट करती हैं और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनाती हैं। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बनाई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी और कस्टम यूनियंस पे भी और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स पे भी बनाई हुई है। अगर आपको ये चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना। तो दीज एग्रीमेंट्स हेल्प्स टू एक्सपैंड द मार्केट्स एंड प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक इसके अंदर कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्रेड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। सबसे पहला, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ डेवलप कंट्रीज हमें कहती हैं फ्री ट्रेड करो, और ख़ुद जब हमारा सामान उनकी कंट्रीज़ में जाता है तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ लेके आ जाती हैं। टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर फेस करने पड़ते हैं हमें जब हमें अपना माल बाहर बेचना है। तो प्राइस इंस्टेबिलिटी रहती है, प्राइमरी गुड्स की जो प्राइस है उनमें इतनी फ्लक्चुएशंस होती हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ जब भी अपना माल बाहर बेचती हैं तो हमें उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर हम कम्पीट ही नहीं कर पाते। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है। लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारे पास लेटेस्ट नहीं है और पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। ट्रेड पॉलिसी इज़ अ वाइटल या फिर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। वाइल प्रोटेक्शन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हेल्प टू बिल्ड domestic industries in early stages, export promotion and trade liberalization have become increasingly important in globalized world। हालांकि देखा जाए तो प्रोटेक्शन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने काफ़ी मदद की है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की अर्ली स्टेजेस में, मगर हमें आज नहीं तो कल ग्लोबलाइजेशन को तो अपनाना ही है, ट्रेड को लिबरलाइज करना ही है। एक्सपोर्ट को तो हम बढ़ा चुके हैं, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। तो हमें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसे ये LPG के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ तो बढ़ानी होंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करें, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ानी पड़ेंगी जिससे हमारा ग्लोबल डिपेंडेंस कम से कम हो। अ बैलेंस ट्रेड पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट्स national interest while promoting efficiency, competitiveness and integration with the global economy is essential for sustainable development in the developing countries। तो एक बैलेंस ट्रेड पॉलिसी बनानी है जिससे हम हर एक चीज़ के लिए बाहर पे डिपेंडेंस भी ना हो जाए, हम एफिशिएंट भी रहें और कॉम्पिटिटिव भी रहें और अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ मिलाना भी है। अब ये भी नहीं कह सकते कि सारा सामान हम खुद बनाएंगे। तो एक बैलेंस ट्रेड पॉलिसी बनाएं जिससे इंटरनल स्टेबिलिटी भी रहे और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।